वालेकुम चलें। अस्सलाम सर। हाँ, मुझे उम्मीद है आप लोग सारे पहुंच आए, तो मैं अपनी बात फिर स्टार्ट करता हूँ। नमाज पढ़ ली होगी आप लोगों ने। आज हमने पढ़ना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ, फिर हम उसे समझते हैं। द करंट आई flowing through a conductor is directly सर नजर नहीं आ रहा सर, मार्कर चेंज करो प्लीज। अच्छा, जी सर। ये मैं मार्कर ही रख देता हूँ साइड पर। द करंट आई flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference PD, potential difference V applied across its ends, provided that its physical state and temperature remains constant। ये हमारे पास ओम्स लॉ है। नीला मार्कर पेन है, बस ठीक है। हाँ जी, अब पहले इधर समझना है, फिर आप लोगों ने लिखना है। देखो मेरा सोना सारे, इधर देखो, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमने इसके एंड्स पर बैटरी की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो एक एंड पर पॉजिटिव आ जाता है पोटेंशियल, दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाता है। सही। इसके अंदर यहाँ पर एटम्स हैं और दरमियान में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स पर क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, जिसके नतीजे में ये तमाम इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारे पास यहाँ पर एक करंट इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा, एक करंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब इमेजिन करें कि यहाँ पर पहले एक सेल लगा हुआ था, अब मैंने दो सेल लगा दिए, तो वोल्टेज पहले के मुकाबले में क्या हो गया, ज्यादा। तो यहाँ पर ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और इधर ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा पुश करेंगे, पॉजिटिव और अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन जो पहले ऐसे जा रहे थे वो थोड़े से अब तेज मूव करेंगे। तो चार्जेस का फ्लो रेट ज्यादा हो जाएगा। जब चार्जेस का फ्लो रेट ज्यादा हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि कंडक्टर में जो करंट है वो बढ़ेगा अगर हम वोल्टेज ज्यादा करेंगे। वोल्टेज कम करेंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वजह क्या है, वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने से चार्जेस पर जो फोर्स लगती है वो ज्यादा हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्सफुली पुश करते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, एक हैवी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो यहां से वो जो ये बात कर रहा है, करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? जो हमने कंडक्टर के एंड्स पर अप्लाई किया। किसकी मदद से अप्लाई किया? मैंने यहाँ पर बैटरी की मदद से किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात समझ आ जाती है कि अब मैथमेटिकली मैं क्या लिखता हूँ कि करंट आई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। लेकिन ये बात कब तक वैलिड रहेगी? ये बात उस वक्त तक वैलिड रहेगी जब तक उस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है? ये ना वो मोल्टन स्टेट में चला जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रास्ते में जाते हुए एटमों से टकराएंगे तो वो एटम्स की बॉन्ड ब्रेक करके उसकी नई कोई शेप ना बनाना शुरू कर दे, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज को चेंज ना कर दे। ठीक है, फिजिकल स्टेट सेम रहनी चाहिए। और करंट फ्लो होने से लाजमी बात है हमारे पास क्या हो जाता है? करंट फ्लो होने से एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो हमारे पास एटम वाइब्रेट करते हैं और फिर उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज हो जाती है हीट में, जिससे कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन ये वाली बात उस वक्त तक वैलिड रहेगी जब तक फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर दोनों चेंज ना हो, तो तब हमारे पास ओम्स लॉ एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बड़े गौर से समझें, करंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल में चेंज करें तो हमारे पास आगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, और यहां का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है 1/r, साथ v आ जाएगा, वेयर 1/r, r फॉर रेजिस्टेंस है, अभी हम इस पे बात करते हैं, इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर ओम्स लॉ। ये जुमला ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लें, 1/r। अक्सर हम v इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं और r क्या लेते हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। नहीं, r कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन ओम्स लॉ का कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी 1/r है। ओम्स लॉ का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ओम्स लॉ की इक्वेशन का कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? 1/r। ये बात याद रखना। अब r डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई आई आर इज इक्वल टू वी, या v is equal to IR. This is Ohm's law equation where R जो है is called resistance. Resistance किसके लिए? रेजिस्टेंस किसके लिए? हर्डल किसके लिए? रुकावट टू द फ्लो ऑफ करंट। और ये कौन ऑफर कर रहा है? जिसमें वो करंट फ्लो कर रहा है, यानी क्या चीज? कंडक्टर। तो R is the resistance of the conductor. R is the resistance of the conductor. R is called the resistance of the conductor. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, R रेजिस्टेंस है, लेकिन किसकी? कंडक्टर की है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज Ohm's law equation. This is Ohm's law equation. ठीक हो गया? अब हम आगे बात करते हैं। ओम्स लॉ इक्वेशन जो है, इसमें एक मैं हेडिंग दे रहा हूं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में सबसे पहली लिमिटेशन है, 3 है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर should remain constant. Number 2,
physical state of conductor should remain constant. फिजिकल स्टेट भी कंडक्टर की क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए. ये दो बातें उसकी डेफिनेशन से पता चल रही थी. एक तीसरी बात है और वो ये है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ उस वक्त वैलिड रहती है. ये किसके लिए वैलिड रहती है? ये सिर्फ मेटल्स के लिए रहती है. अब जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स के लिए हो. आपको पता है कि कॉपर वायर है, उसमें करंट पास होता है. घरों में जो कॉपर वायर लगी हुई है, इस्त्री के साथ लगाई हुई है, इस्त्री गर्म हो जाती है. या आप कोई भी डिवाइस थोड़ी देर ऑन रखिए और उसके बाद उसकी तार को हाथ लगाएं, वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. तो ये तमाम मेटल्स पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो ओम्स लॉ उन तमाम मेटल्स पर एप्लीकेबल रहते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन मेटल्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मेटल पर हो और हर कंडीशन में हो. जैसे टेम्परेचर चेंज होगा ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा? ओम्स लॉ विल रिमेन एप्लीकेबल. तो हम क्या कहते हैं? तीसरा, इट इज एप्लीकेबल only for metals या metallic conductors. इधर देखें, ग्राफ बिटवीन या ओम्स लॉ ग्राफ मैं कह देता हूं. ओम्स लॉ ग्राफ वोल्टेज हम लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और करंट लेते हैं हम अलॉन्ग वाई एक्सिस. इसको हम ऐसे जो ग्राफ होता है जिसमें वोल्टेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं और करंट अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं, इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि वोल्टेज V, करंट I, कैरेक्टरिस्टिक. वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या आता है जरा देखो. सारे मैथ वाले स्टूडेंट तो जानते ही हैं. इधर जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान हमने ग्राफ बनाना, जो वेरिएबल है, वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज और बढ़ाऊंगा करंट और बढ़ेगा. इन दोनों पर पावर क्या है? 1 1. जब हमारे पास दोनों वेरिएबल जिनके दरमियान ग्राफ बनाना हो उनके दरमियान पावर 1 1 हो तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. तो हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी. ये हमारे पास क्या होगी? वी गेट एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. ऐसे क्लियर होगी बात. तो दिस इज द ग्राफ जिसे हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ ग्राफ कहते हैं या वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं. 2 मिनट है, इस यहां तक बात नोट करें, फिर हम अगली बात स्टार्ट करते हैं. मैं बैठ गया आराम से. किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछें. ओ एमन खान, समझ आई है? यस सर. शाबाश. और शामिर, मेरे गोलगप्पे समझ आई? यस सर. चलो मेहरबानी. आज तो आसान सा लेक्चर है, आज तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है. जल्दी जल्दी लिख लें, फिर हम आगे बढ़ें. जो लिख ले वो प्लीज रेज योर हैंड्स. सर ये पॉइंट नंबर 3 दोबारा रिपीट. मोहम्मद कर दे सर. उसामा, ये जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये कहता है कि ओम्स लॉ जो है ये एप्लीकेबल है सिर्फ मेटल्स के लिए. लेकिन साथ मैंने ये बताया कि हमारा जिन मेटल से वास्ता पड़ता है, घरों में कोई भी वायर है उससे करंट ऑन उसमें जब करंट पास कर रहा होता है तो उसमें अच्छी खासी हीट पैदा हो जाती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस पर ओम्स लॉ तो फिर एप्लीकेबल नहीं हुआ. तो मैंने ये कहा कि इस जुमले का ये मतलब है कि ये अप्लाई होगा मेटल्स पर ही होगा सिर्फ.
ये सेमीकंडक्टर्स पर या प्लास्टिक वगैरह पर, ऐसे जो मटेरियल जो नॉन मेटल उन पर तो एप्लीकेबल है ही नहीं, लेकिन मेटल्स पर भी उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो मैं सादा लफ्जों में ऐसे कह देता हूं कि ये एप्लीकेबल अगर होगा ओम्स लॉ तो वो सिर्फ मेटल्स पर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी मेटल्स पर सारी कंडीशन में हो। ठीक होगी बात, समझ आ गई उसामा? सर समझ आ गई है ये। चलें जी, अब मेरा सुना, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारों ने लिख लिया, थैंक यू भाई। मोइज ने सबसे पहले लिखा। अब जरा इधर मैं एक और बात यहां पर करना चाहूं, ये वैसे पॉइंट है, आप साइड इंफॉर्मेशन में लिखेंगे, मैं बाद में पहले ही बताना चाहिए था मुझे इधर, लेकिन मैं भूल गया। 1/r जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल और ये हमने पढ़ना कल के लेक्चर में है, लेकिन कल फिर रहे या ना रहे, रेजिस्टेंस क्या मुश्किलात हैं, उसका उलट 1/r यानी रेजिस्टेंस का उलट, तो वो क्या आसानी। तो इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। CONDUCTANCE कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। तो यानी 1/r इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल है G। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये ओम्स लॉ के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है, अब नस्ट के क्वेश्चंस में अक्सर आता है। ठीक है, और हमने V = IR पढ़ा होता है, तो हम वहां पर क्या कह देते हैं, R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ओम्स लॉ का नहीं। ओम्स लॉ का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, 1/r है, या कंडक्टेंस है, या क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट। तो जो रेजिस्टेंस है इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज द अपोजिशन offered by conductor to the flow of current या flow of charges। चार्जेस के फ्लो में कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रुकावट ऑफर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो इधर यार, देखो इधर देखो, अगर ये रास्ते में एटम्स ना हो, ये कंडक्टर बना ही फ्री इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन रिपेल के पास अट्रैक्ट करेगा, बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। लेकिन जब रास्ते में क्या चीज मौजूद है, हमारे पास एटम्स हैं, तो एटम्स क्या करते हैं, दे कोलाइड विद द एटम्स, दे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स, जिससे उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर वो एटम से कोलिजन ना होते तो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से आगे फ्लो करके चले जाते। जिसका मतलब है कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स क्या ऑफर कर रहा है, दैट इज ऑफरिंग हर्डल टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस। और उसको मेजर करना, उस हर्डल को, उस रुकावट को, उस अपोजिशन को मेजर करना क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है, इट्स SI यूनिट इज ओम। ओम साइंटिस्ट का नाम है, OHM, पूरा लिख रहा हूं तो स्मॉल लेटर्स में। इसका सिंबल जो है वो ये है, ग्रीक लेटर ओमेगा। ये ग्रीक लेटर ओमेगा है। ओमेगा आपने ये पढ़ा हुआ होता है ना ज्यादा, ये W वाला ओमेगा। ठीक है, तो वो W वाला ओमेगा नहीं है, ये कौन सा है, ये स्मॉल लेटर है। W वाला स्मॉल लेटर में, ग्रीक लेटर में, और कैपिटल लेटर में वो ये सिंबल है। क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसका सिंबल क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी कैपिटल। दिस इज ओमेगा, ओम। इट्स SI यूनिट इज ओम। सारों की तवज्जो इधर हो यार, देखो मेरा सोना इधर देखो, शाबाश। इस ओम्स लॉ से ये जो इक्वेशन है V = IR, इसमें I मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो R किसके बराबर है, R = V/I। तो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है
वो हमारे पास कितनी होगी, 1 ओम होगी। मसलन इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, लेकिन ये कब हम कह सकते हैं, जब इस कंडक्टर के एंड पर जो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है वो 1 वोल्ट हो। इस कंडक्टर के एंड पर जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो कितना हो, 1 वोल्ट, और उसके नतीजे में उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है, 1 एम्पियर। अब उसमें और भी पास कर सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एटमों से टकराने की वजह से वो करंट कितना पास हो रहा है, 1 एम्पियर पास हो रहा है। तो उस वक्त ये कंडक्टर जितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, करंट के रास्ते में जितनी रुकावट ऑफर कर रहा है, वो रुकावट कितनी होगी, वो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। तो हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के एंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें 1 वोल्ट का, और उससे कंडक्टर में से जो करंट पास हो वो 1 एम्पियर पास हो रहा हो, तो उस कंडक्टर ने जो करंट को रुकावट ऑफर की होगी वो कितनी होगी, 1 ओम होगी। तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर will be 1 ohm if, मैं दोबारा बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1 ohm if करंट ऑफ 1 एम्पियर passes through it when potential difference of 1 volt is applied on it, is applied on its ends। जगह कम थी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, resistance of a conductor will be 1 ohm if current of 1 ampere, if current of 1 ampere passes through it when potential difference of 1 volt is applied on its ends। हाँ भाई देखो मेरा सोना सारे, इधर देखो, इधर देखो, शाबाश, इधर देखें, इधर देखें। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये मैं रफ लिख रहा हूं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले किया हुआ है, अब मैं रफ में लिख रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क है इसकी डायमेंशन ml²t-2। ये तो मुझे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने किया हुआ है। वर्क की डायमेंशन ml²t-2। Q, Q इज इक्वल टू आई टी। आई होता है ना Q ओवर टी, तो Q क्या है, आई टी। करंट की डायमेंशन इसकी यूनिट ही है, तो चार्ज की डायमेंशन एम्पेयर और टाइम की डायमेंशन टी। चार्ज की डायमेंशन होगी AT, तो ये हमारे पास हो गया ml²t-3। ये 1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा t-3, a ऊपर जाएगा तो a-1। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी डायमेंशन ये है, क्या है, ml²t-3a-1 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है, करंट। करंट की अगेन डायमेंशन क्या है, एम्पेयर ही है, a ही है, तो ये a ऊपर जाएगा तो यहां पर मजीद माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ml²t-3a-2। ये ऑब्जेक्टिव के लिए रेजिस्टेंस की डायमेंशन, ये आ गया आप लोगों के एंट्री टेस्टों के लिए। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इसकी बेस यूनिट क्या है, बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, बेस यूनिट कहेंगे मैस की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, ऊपर स्क्वायर आ गया, टाइम की सेकंड, पर सेकंड क्यूब, और ये पर एम्पेयर। ये हमारे पास बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, पर सेकंड क्यूब, पर एम्पेयर स्क्वायर, पर एम्पेयर स्क्वायर।
ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई। हाँ भाई, आज की हमारी आखिरी बात आने लगी है, लेकिन थोड़ी सी टाइम चाहिए उसके लिए। वी स्टिल हैव सम टाइम। सारे सिर्फ इधर मुतवज्जे हों, यहां तक मुझे पता है सबने लिख लिया है, ठीक है? इसलिए पूरी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ हो, बाकी आप बाद में लिखते रहेंगे। पूरी तवज्जो इधर। दो तरह की डिवाइसेस हैं, हम कह सकते हैं, एक ओहमिक कंडक्टर्स, आपकी बुक में डिवाइस की बजाय लफ्ज है कंडक्टर, और दूसरे हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। एक ओहमिक कंडक्टर्स हैं और दूसरे हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? These are such conductors which follow Ohm's law strictly। आइडियली बात होगी, कोई ऐसा कंडक्टर है ही नहीं जो 100% ओम्स लॉ फॉलो करे, तो फिर ये आइडियल बात ही होगी हमारे पास, ठीक है? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। तो इसका ग्राफ क्या होता है? वही ग्राफ होगा जो ओम्स लॉ वाला है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल शुरू से आखिर तक क्या रहता है? सेम रहता है। अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो आप जरा देखो, शुरू में उसके इतना से एंगल है, फिर आगे अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो उसके एंगल क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। जबकि इधर जो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन है तो उसके एंगल कांस्टेंट है, ठीक है? अब अगर मैं आप लोगों से, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, मैंने ग्राफ पढ़ाए थे, मैथ वाले तो अभी भी जानते हैं, अभी भी पढ़ रहे होंगे, एक टर्म होती है स्लोप। स्लोप होती है चेंज ऑन वाई एक्सिस ओवर चेंज ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर ये हमारे पास ग्राफ है किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान, तो अगर मैं यहां पर ऐसे लाइन लगा लूं तो वाई एक्सिस पर जो चेंज है वो ये है, यानी परपेंडिकुलर की तरह है, और जो एक्स एक्सिस पर चेंज है वो ऐसी है जैसे बेस है, इस ट्रायंगल की बेस है। तो ये बन जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू tan थीटा। दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अब मेडिकल वालों से मैं ज्यादा मुखातिब हूं, बायो मैथ वाले मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि एंगल अगर जीरो से, लाइन का एंगल, टेंजेंट का एंगल जीरो से बढ़ के 90 की तरफ जाए तो tan की वैल्यू भी क्या होती है? वो भी जीरो से बढ़ के इंफिनिटी की तरफ जाती है। यानी एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा क्या है? स्लोप है, तो स्लोप बढ़ेगी। तो स्लोप का मतलब है वो कोई क्वांटिटी होगी, तो वो क्वांटिटी हमारे पास बढ़ेगी। मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो, यहां पर है वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास करंट। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, ये रफ में जो मैं लिख रहा हूं ये लिखना है आपने, कि स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ
या वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। तो वो किसके बराबर है? चेंज ऑन वाई एक्सिस, चेंज ऑन वाई एक्सिस ओवर चेंज ऑन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे करंट चेंज हो रहा है डिवाइड बाय चेंज ऑन एक्स एक्सिस, तो ये आई ओवर वी। आर जो है ये वी ओवर आई है, तो आई ओवर वी इसके उलट वो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1 ओवर आर, 1 ओवर रेजिस्टेंस। यानी स्लोप जो है, जो टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक में किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी करंट में आसानी को रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सही। तो अगर मैं अब आप लोगों से ये कहूं कि मेरे पास एक डिवाइस का वोल्टेज करंट ग्राफ है और उसका स्लोप जो है, उसका टेन थीटा जो है, उसका स्लोप जो है वो हमारे पास बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब है हमारे पास 1 ओवर आर बढ़ रहा है। 1 ओवर आर बढ़ने का मतलब है आर कम हो रहा है। 1 ओवर आर उसका उलट बढ़ेगा तो जो आर है वो क्या होगा? वो कम होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर मैं कहूं स्लोप कम हो रही है, इसका मतलब टेन थीटा कम हो रहा है। टेन थीटा कम होने का क्या मतलब है? हमारे पास 1 ओवर आर कम हो रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कम हो रही, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। रेजिस्टेंस का उलट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास? वो ज्यादा होगी। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो अब मैं क्या कह रहा हूं, जरा और तवज्जो से जरा दोबारा इधर देखें। एक टर्म होती है स्लोप, वो होता है चेंज ऑन वाई एक्सिस ओवर चेंज ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं, तो वाई एक्सिस पे चेंज है डेल्टा वाई, ये परपेंडिकुलर है, और ये नीचे एक्स एक्सिस पे चेंज जो है ये बेस है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस क्या बन जाता है? टेन थीटा बन जाता है। टेन में मैं एंगल जो ले रहा हूं फिलहाल, जितना सा मुझे जरूरत है मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो 0 से 90 है। और टेन की वैल्यू भी, टेन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास 0 से 90 की तरफ जाती है, वो 0 से इंफिनिटी होती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब एंगल बढ़ेगा तो इसका मतलब है टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो इसका मतलब है कंडक्टेंस बढ़ेगी। हमारे ग्राफ में कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसके उलट एंगल कम होगा, जिसका मतलब है टेन थीटा कम होगा। टेन थीटा कम होगा तो स्लोप कम होगा, स्लोप कम होने का मतलब है कंडक्टेंस कम होगी, कंडक्टेंस करंट कम होगा। करंट कम होने का मतलब क्या हो गया? हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक। लेकिन ये जो हमारे पास ओमिक डिवाइसेस हैं, इसमें जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, इसमें हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है इसमें स्लोप जो है, स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है 1 ओवर आर। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 ओवर आर को, दैट इज कांस्टेंट। 1 ओवर का आर कांस्टेंट, तो 1 भी कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर इज कांस्टेंट। ये हमारे पास पहली बात है। दूसरी बात, नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होती हैं, दीज आर सच कंडक्टर्स, ये रफ में है, लिखना है लाजमी। दीज आर सच कंडक्टर्स which do not follow ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। जब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब है? केस में अगर मैं वोल्टेज करंट ग्राफ बनाऊंगा, वो हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है। जगह कम है, अब गुजारा करना है। अगर मैं वोल्टेज करंट ग्राफ बनाता हूं तो वो ऐसे भी हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब जरा ये बताएं, यहां पर ये मैं रफ में कहां पे बनाऊं? इधर बना देता हूं, मैं उधर बनाना नहीं चाहता, आप भी ये रफ में बना लीजिएगा ताकि आपको बात समझ आए। यहां पर जरा देखो, इसका इतना सा एंगल है, आगे मैं इसका यहां पे एंगल लेता हूं, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन लगा, फिर यहां पर लेता हूं, तो यहां पर जरा देखो एंगल क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है ना। तो जब एंगल ज्यादा होगा, तो हमने अभी पढ़ा है एंगल ज्यादा होगा
तो टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, टेन थीटा ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे, इसमें स्लोप इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब है 1/r। कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, कंडक्टेंस बढ़ने का मतलब है करंट आसानी से गुजर रहा है। 1/r इंक्रीज होने का मतलब है कंडक्टेंस ज्यादा हो रही है। कंडक्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रही है, आर डिक्रीजेस। सही है। और ये किस चीज का ग्राफ है, अब ये याद रखना, ये सेमीकंडक्टर्स का ग्राफ है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है जिसमें करंट, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं करंट बढ़ता चला जाता है, तो होता क्या है, उसके अंदर हीट पैदा होती है। हीट पैदा होने की वजह से अंदर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जिससे उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और होल्स भी बनते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं उनकी वजह से करंट इजीली फ्लो करता है, जबकि पहले ये मुमकिन नहीं था। इस वजह से इसमें ग्राफ हमारे पास वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा आ रहा है। अब जरा ये बताओ, इसके उलट है, शुरू में इसका एंगल इतना है, अब जैसे जैसे ऐसे ग्राफ का मैं आगे एंगल बनाता हूं तो वो एंगल क्या होता जाता है, पहले इतना एंगल, फिर इतना, आगे वो और कम, एंगल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। एंगल कम होगा तो टेन थीटा कम होगा, टेन थीटा कम होगा तो स्लोप कम होगा, स्लोप, इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या है, 1/r, स्लोप है 1/r, यानी कंडक्टेंस वो डिक्रीज हो रही है। कंडक्टेंस डिक्रीज होने का क्या मतलब है, कंडक्टेंस डिक्रीज होने का मतलब है करंट के रास्ते में रुकावट आ गई, तब उसकी कंडक्टेंस कम हो गई है, करंट हमारे पास कम हो गया। तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, आर इंक्रीजेस। और ये किस चीज का ग्राफ है, ये एक डिवाइस होती है, हम उसे कहते हैं थर्मिस्टर्स, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स, जिसमें करंट बढ़ने से हीट पैदा होती है, हीट सेंसर्स। ठीक है। अब ये जो बातें मैंने बताई हैं ये आप लोग नोट कर लेंगे, मैं ग्राफ, इसकी पिक्चर अभी भेज देता हूं।